गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। लास्ट वीडियो में हम लोग मोल तक पढ़े थे कि मोल क्या है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद डिफरेंट जो मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास, ये सब पढ़े थे। तो मोल हम लोग स्टार्ट किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल ऑफ एटम से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ही और टॉपिक है, मोल ऑफ एटम्स। तो देखो मोल क्या था। मोल मतलब एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास में जितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा उसी को मोल बोला जाता है। मोल बेसिकली एक क्वांटिटी है। जैसे डिफरेंट हम लोग चीज़ मेज़र करने के लिए डिफरेंट क्वांटिटी यूज़ करते हैं, जैसे ग्राम यूज़ करते हैं, केजी यूज़ करते हैं, डजन यूज़ करते हैं, वैसे ही मोल भी एक क्वांटिटी है। ये क्या नापता है? कितना नंबर ऑफ एटम से एक पर्टिकुलर एटम का ग्राम एटॉमिक मास में, यही तुम्हारा मोल है। ठीक है, तो एक मोल एटम हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर पूछा जाए कि एक मोल एटम का मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन मोल एटम्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वन मोल एटम्स, इसका मीनिंग बताओ। तो वन मोल एटम्स का मीनिंग क्या है? वन मोल एटम्स मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा। वो जो एवोगाड्रो नंबर पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, वो उतना एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहेगा। मतलब उतना एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का जितना मास होगा उतना ही एक मोल एटम का मास होगा। इसी का मीनिंग है वन मोल एटम। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वन मोल ऑफ एटम्स, ये भी ऐसे लिखो, वन मोल ऑफ एटम्स contain 6.022 into 10 to the power 23 atoms having mass equal to its gram atomic mass, having mass equal to its ग्राम एटॉमिक मास, ये है इसका मीनिंग। मतलब एक मोल एटम में कितना एटम्स रहेगा, ये एवोगाड्रो नंबर है, इतना एटम्स रहेगा, और इसका मास किससे इक्वल होगा? उस एटम का जितना ग्राम एटॉमिक मास है उससे इक्वल होगा। मतलब ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ मास। मतलब इतना एटम का जितना मास होगा उस एटम का जितना ग्राम एटॉमिक मास है उससे इक्वल होगा। इसी को बोला जाएगा वन मोल ऑफ एटम्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको बोला जाएगा एवोगाड्रो नंबर। ये है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, कोई बुक में देखना ये 6.022 के जगह 6.023 भी लिखा रहेगा, तो दोनों सेम है, 2 रहे या 3 रहे, मतलब 6.022 वो भी जो है 6.023 वो भी सेम है। ये डिफर करता है। कुछ बुक में 2 रहता है, कुछ बुक में 3 भी रहता है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, मतलब अगर हम ऑक्सीजन का बात करें कि 1 मोल ऑक्सीजन, इसका मीनिंग क्या है? अगर बताओ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मीनिंग बताओ। जैसे 1 मोल एटम का हम डेफिनेशन बता दिए, तो अगर एटम हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा? तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितना एटम्स रहेगा? 1 मोल ऑक्सीजन में इतना ही एटम्स रहेगा। ठीक है, और ये किससे इक्वल होगा? ऑक्सीजन का जितना ग्राम एटॉमिक मास है उससे इक्वल होगा। तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16 है। तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास हम लोग क्या बोलेंगे? 16 ग्राम बोलेंगे। मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन का जितना ग्राम एटॉमिक मास है, जो कि 16 ग्राम है, उससे इक्वल होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। ये है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग। अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन डाल देंगे तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास बिठा देंगे। नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 14 ग्राम। तो वो 14 ग्राम हो जाएगा। मतलब क्या सीखे हम कि 1 मोल एटम हम क्या बोलेंगे? उस एटम का जितना ग्राम एटॉमिक मास होगा उससे इक्वल होगा ये एवोगाड्रो नंबर वाला एटम्स का मास। समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल के दौर में लिख के रखो कि 1 मोल ऑक्सीजन हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कंटेन, ये एवोगाड्रो नंबर वाला 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वे या मास दोनों कुछ भी लिख सकते हो, एंड वेज 16 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना एटम्स रहेगा? इतना एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, और उसका मास कितना होगा या वे कितना होगा? 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 है, इसलिए। समझ में आ रहा है? तो इसको स्टैंडर्ड मान के हर एक जो एटम आएगा उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास से वो इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ये हो गया तुम्हारा मोल ऑफ एटम्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल ऑफ एटम्स के बाद
पढ़ेंगे मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये थ्योरी वाला, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा पूछेगा, तो न्यूमेरिकल में ये सब कॉन्सेप्ट काम आएगा कि एक मोल मॉलिक्यूल्स मतलब कितना है, एक मोल एटम मतलब कितना है। ठीक है, तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बहुत सारा एटम्स अगर एक साथ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो देखो 1 मोल, एक मोल में कितना एटम रहेगा, इतना एटम रहेगा 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स रहेगा। तो देखो तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, अपना बुक ओपन करो, पेज नंबर 78, देखो उसमें लिखा हुआ है 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड इज इक्विवेलेंट टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। मतलब जो डेफिनेशन होगा मोल ऑफ एटम्स का वही तुम्हारा मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन होगा, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ एटम्स दिया हुआ है यहाँ पे वहाँ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक की जगह क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर हो जाएगा। मतलब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, मतलब जहाँ पे यहाँ पे मोल ऑफ एटम्स के जहाँ जगह एटम्स लिखा हुआ है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स बिठा देंगे। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैविंग मास इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब उस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उससे इक्वल होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास। यही हो गया डेफिनेशन। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे 1 मोल कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 molecules and is equivalent to the gram molecular mass, equivalent to the gram molecular mass of any given substance। थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। ठीक है, तुम चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। तुम पढ़ के देखो, दोनों का मीनिंग सेम है। 1 मोल कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड इज इक्विवेलेंट टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। मतलब एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, और इससे ये किससे इक्वल होगा, उस मॉलिक्यूल का जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उससे इक्वल होगा। यही मीनिंग है तुम्हारा क्या, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मीनिंग। अगर हम लोग पूछेंगे कि मान लो हम वाटर दिए H2O पानी, तो हम तुमको पूछे कि 1 मोल पानी, इसका मीनिंग क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि 1 मोल पानी में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, और ये वाटर का या पानी का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा उससे इक्वल होगा। ठीक है, यही मीनिंग है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के दौर में लिख के रखो कि 1 मोल H2O कंटेन कितना मॉलिक्यूल लगा, ये वाला एवोगाड्रो नंबर वाला। अगर 1 मोल देगा तो इतना ही होगा, अगर 1 से ज़्यादा देगा, 2 मोल 3 मोल दे देगा तो ये बदल जाएगा। 1 मोल में अगर इतना रहेगा तो अगर समझो तुमको पूछा गया कि 3 मोल में कितना रहेगा, तो तुम क्या करोगे, इससे 3 मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है, ऐसे होगा कैलकुलेशन। तो 1 मोल पानी में कितना रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एंड इज इक्विवेलेंट टू, किससे इक्वल होगा, पानी का जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इक्विवेलेंट टू पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, इक्विवेलेंट टू 18 ग्राम। पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है, मालूम है, निकाल लो। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो हाइड्रोजन का कितना आता है, एटॉमिक मास 1, 2 तो है, मतलब 2 × 1, ऑक्सीजन का 16, तो कितना होगा 2 + 16 मतलब 18 ग्राम। देखो निकाल लो, पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम। ऐसे तुम डिफरेंट मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे मान लो H2O ना देके, मान लो तुम्हें अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल देगा, मान लो यहाँ पे NH3 दिया हुआ है, एमोनिया NH3 दिया हुआ है, तो NH3 देगा तो तुम क्या करोगे, ये भी बदल जाएगा ना। तो लिखो NH3 में क्या है, NH3 मतलब कितना है 14, हाइड्रोजन 1 तो है मतलब 3 × 1, तो 14 + 3 मतलब 17 हो जाएगा, 17 ग्राम हो जाएगा। तो इसको तुम 17 कर दोगे, और ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल में उतना ही रहेगा, सिर्फ ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 17 ग्राम NH3 मतलब उसमें कितना मॉलिक्यूल्स है, ये एवोगाड्रो नंबर वाला मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा मोल ऑफ एटम्स और मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कितना एटम्स है एक मोल में और कितना मॉलिक्यूल्स है एक मोल में, और ग्राम एटॉमिक मास में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कितना होगा, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना होगा।
उसके बाद देखो हेडिंग करो मोल एंड मोलर वॉल्यूम, मोल एंड मोलर वॉल्यूम, मोल एंड मोलर वॉल्यूम। देखो मोल क्या है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट 1 मोल ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर और डेसीमीटर टू द पावर 3 और 22,400 सेंटीमीटर टू द पावर 3 एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अपना बुक देखो तो इजी होगा, 78 पेज ओपन करो। दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। मतलब क्या, ऐसा देखा गया है कि एक मोल कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल में एक मोल लेना होगा, ठीक है। तुम वॉल्यूम देख लो, एक मोल लिया हुआ है, एक मोल कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल में तुम्हारा वो कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर टू द पावर 3। अगर लीटर में बोलेंगे तो 22.4, डेसीमीटर टू द पावर 3 बोलेंगे तो 22.4 डेसीमीटर टू द पावर 3। इतना, या तो अगर सेंटीमीटर में इसको तुम कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 22400 सेंटीमीटर टू द पावर 3 या मिलीलीटर। मतलब 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर या तो 22.4 डेसीमीटर टू द पावर 3 या तो 22.400 सेंटीमीटर टू द पावर 3। ऐसे में से कोई भी एक देखो और दिया हुआ है। अगर कोई एक मोल गैसियस सब्सटेंस ने, एक मोल गैसियस सब्सटेंस से अगर इतना जगह ऑक्यूपाई करता है एसटीपी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, तो उस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वॉल्यूम को बोला जाएगा मोलर वॉल्यूम। ये है डेफिनेशन, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस अगर तुम एक मोल लोगे, कोई भी गैसियस सब्सटेंस, तो वो गैसियस सब्सटेंस इतना जगह ऑक्यूपाई करेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, एसटी में, तो उस जगह को बोला जाएगा, उस वॉल्यूम को बोला जाएगा मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, एसटीपी में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो लिखा हुआ है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी। मतलब एक मोल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसी वॉल्यूम को बोला जाएगा मोलर वॉल्यूम। यह है डेफिनेशन, ठीक है। ये तुम्हारा डेफिनेशन है मोलर वॉल्यूम का। तो हम लोग क्या क्या सीखे, पहले एक बार सम अप कर लेते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो अगर तुम देखे होगे तो याद आएगा। हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़े थे, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये किससे इक्वल होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास अभी भी पढ़े हो, 1 मोल से इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। हम लोग पढ़े ना कि 1 मोल मतलब क्या है, 1 मोल मतलब उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा या एटम्स रहेगा, और वो किससे इक्वल होगा, अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो ग्राम एटॉमिक मास से इक्वल होगा, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से इक्वल होगा। अगर तुम ऐसा निकालोगे कि मोल ऑफ एटम्स तो ग्राम एटॉमिक मास से इक्वल होगा, अगर तुम मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू जितना होगा 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस का मास उतना ही होगा, क्योंकि 1 मोल मतलब ही तुम्हारा 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। अच्छा, अगर 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस में कितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, मतलब इतना एटम्स रहेगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। या फिर अगर ये तो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हो तो ये मॉलिक्यूल्स लिखो, इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा 6.023 इंटू 10 टू द 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का बात हो रहा है, क्योंकि 1 मोल में इतना ही मॉलिक्यूल्स रहता है, 6.022 इंटू या 6.023 इंटू 10 टू द 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। ये किससे इक्वल होगा, अभी भी पढ़े, मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में किससे इक्वल होगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इफ द सब्सटेंस इज गैस। यदि सब्सटेंस गैस होता है, अगर सब्सटेंस गैस है तो, सब्सटेंस अगर गैस नहीं है तो ये 22.4 लीटर कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये गैस है तभी ये तुम 22.4 लीटर लिखोगे। इफ सब्सटेंस इज गैस, अगर सब्सटेंस का जो बात हो रहा है अगर वो गैस है तो ये किससे इक्वल होगा, एसटीपी में 22.4 लीटर वॉल्यूम से इक्वल होगा, जो कि तुम्हारा मोलर वॉल्यूम था। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखो, ये इक्वेशन मतलब क्या है, ये इसका जो मीनिंग है इसका मीनिंग वही है, इसका जो मीनिंग है इसका मीनिंग वही है, इसका जो मीनिंग है इसका मीनिंग वही है, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला कब आएगा, अगर सब्सटेंस गैस है तो, और अगर तुम 20.4 लीटर लिखे हो तो एसटीपी लिखना होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में है, ठीक है। समझ में आया?
ठीक है। अच्छा, तो जैसे अगर हम बात करें, कोई एक सब्सटेंस दे दिए, एग्जाम्पल लिखो, कोई एक सब्सटेंस दे दिए, मान लो हम तुमको दे दिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हम तुमको बोले ये कितना मोल लिए, तुम क्या बोलोगे? अगर मोल यहाँ पे लिखे तो 1 मोल लिए, 1 मोल SO2 लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं लिखे, यहाँ पे 2 लिखते तो 2 मोल हो जाता, यहाँ पे अगर 5 लिखते तो 5 मोल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखे नहीं, मतलब क्या, कितना लिए? 1 मोल लिए, ठीक है। अच्छा, इसका मोलर मास कितना होगा कैलकुलेट करेंगे अगर, तो मोलर मास कितना होगा? मोलर मास मतलब क्या, इसका एटॉमिक मास को जोड़ेंगे तो मोलर मास आएगा। जैसे देखो सल्फर का कितना आता है? 32, ऑक्सीजन का कितना है? 16, 2 है, मतलब 2 × 16, तो 32 + 32 मतलब क्या, 64। मोलर मास कितना होगा? 64 हो जाएगा ग्राम में मोलर मास, G मतलब ग्राम, मतलब ये 64 ग्राम होगा। यहाँ पे G डाल दिए ग्राम, इसलिए यहाँ पे अलग से ग्राम लिखे नहीं हम, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम बोलेंगे, क्योंकि SO2 तो गैस है, तो वॉल्यूम अगर हम बोलेंगे STP में तो कितना आएगा? 22.4 लीटर आएगा ना, क्योंकि सब्सटेंस गैस है। अगर सब्सटेंस गैस है तभी हम ये 22.4 लीटर STP में लिख सकते हैं। और ये 1 मोल है, 1 मोल होगा तो ही इतना होगा। अगर ये 1 मोल चेंज होकर 2 मोल 3 मोल हो जाएगा तो ये भी बदल जाएगा उस हिसाब से। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा SO2 में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही रहेगा, और कितना रहेगा? इतना ही रहेगा, क्योंकि तुम 1 मोल का बात कर रहे हो, तो 1 मोल में तो इतना ही रहता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा? अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हो गया, नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा? कितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा? तो इसमें देखो कितना एटम है, सल्फर एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है ना। तो सल्फर एटम कितना है? 1 ही है, तो सल्फर एटम कितना रहेगा? देखो 1 मोल का बात हो रहा है, तुम SO2 1 मोल लिए हो, मतलब क्या, सल्फर भी 1 मोल है, ऑक्सीजन भी 1 मोल है, इसीलिए ना SO2 1 मोल है। तो सल्फर अगर 1 मोल है तो 1 मोल में कितना एटम्स रहता है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो ऑक्सीजन 2 मोल हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन कितना रहेगा? 1 मोल में अगर इतना रहता है तो 2 मोल में कितना रहेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? इतना एटम्स है। तो इस तरीके से तुमको निकालना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा दिए, ऐसे ही होगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछता है कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, कितना नंबर ऑफ एटम्स रहेगा, सब्सटेंस का मोलर मास कितना होगा, तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ तक थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। अभी हम लोग जो जो पढ़े उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपना बुक ओपन कर लो, क्योंकि हम जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बोर्ड में लिखेंगे नहीं, बुक से ही क्वेश्चन को रीड करके सॉल्यूशन तुमको समझाएंगे यहाँ पे बोर्ड में करके। तो अगर बुक ओपन ना करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अपना बुक ओपन कर लो, देखो दिया हुआ है पेज नंबर 78, उसके बाद देखते जाओ तो समझ में आएगा। देखो, अच्छा, तो तुम लोग का बुक का जो 78 पेज है उसका जो पहला वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल 2, उसको देखो, पेज नंबर 78 एग्जाम्पल 2, देखो वो कराते हैं कैसा कैसा टाइप का सवाल पूछा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ अ, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, मतलब 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ एटम है। एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम देखो दिया हुआ है 6.06 × 10⁻23 दिया हुआ है, ठीक है। 6 जो दिया है उतना ही लिखना। यहाँ पे एक्चुअली रहता है इतना 6.023 × 10⁻23 रहता है, लेकिन बुक में क्या है, ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट नहीं दिया है, तो जैसा दिया है वैसे ही लिखोगे। इतना एटम्स दिया हुआ है। देखो कैलकुलेट करने क्या बोला है, पहला वाला है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना एटम मॉलिक्यूल्स रहेगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 18 ग्राम पानी में। और सी वाला लास्ट वाला दिया है द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। ए में पहला वाला जो सवाल है, पहला वाला सवाल है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो पहला देखो तुम्हें 6.6 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है, ये दिया हुआ है ना, कि इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1 मोल में, 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग का पूछा क्या है, 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना है। तो नाइट्रोजन का अगर हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मतलब 1 मोल का मास निकालेंगे नाइट्रोजन का, तो कितना होता है। देखो नाइट्रोजन मतलब क्या, इनटू मॉलिक्यूल का बात हो रहा है। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास जानना होगा। अगर मॉलिक्यूल है तो ये फॉर्मूला क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का इनटू है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, तो 2 × 14 मतलब क्या 28 ग्राम,
मतलब नाइट्रोजन का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन अगर निकालेंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन मतलब क्या होगा, 28 ग्राम होगा। मतलब ये कितना है मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का, या इसको और क्या बोल सकते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन का मास। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना है 28 ग्राम है, जो अभी निकाले तुम निकाल के दिखा भी सकते हो। ये 1 मोल नाइट्रोजन का मास है, ठीक है। तो 28 ग्राम अगर 1 मोल नाइट्रोजन का मास है तो देखो वॉल्यूम देखो कितना है 1 मोल, तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, जो कि दिया हुआ है देखो 6 × 10⁻23। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतना मॉलिक्यूल्स है 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस में। तुम्हें पूछा क्या है 14 ग्राम में कितना रहेगा, वही सवाल है 14 ग्राम में कितना रहेगा। तो इसको यूनिटरी मेथड में सॉल्व करो। यूनिटरी मेथड तो 28 ग्राम में अगर इतना है तो 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस में कितना रहेगा, कम रहेगा, मतलब बाई 28 होगा। अभी पूछा है कि 14 ग्राम में कितना है, तो 14 ग्राम में निकालो। 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस में कितना रहेगा, 1 ग्राम से ज़्यादा रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 10⁻23, ये 28, रिड्यूस करो तो 2, इसको रिड्यूस करो तो 3, मतलब कितना हुआ 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है, तो यह पहले वाले का सवाल 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं सवाल नंबर बी पे। देखो सवाल नंबर बी क्या पूछा है, सवाल नंबर बी पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 18 ग्राम पानी में टोटल कितना एटम्स है। तो 18 ग्राम पानी मतलब क्या, 18 ग्राम पानी मतलब 1 मोल पानी का मास 18 ग्राम है। जैसे यहाँ पे तुम नाइट्रोजन लिखे हो कि 1 मोल मास नाइट्रोजन का वजन मतलब 28 ग्राम है, 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम है, वैसे तुम यहाँ पे क्या पानी लिखोगे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ पानी इक्वल टू 18 ग्राम, क्योंकि वो तो हम लोगों को पता है और ये दिया भी हुआ है कि 18 ग्राम वाटर दिया हुआ है। तो 18 ग्राम वाटर मतलब क्या, 18 ग्राम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है पानी का। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, 1 मोल मास पानी का, एक ही तो मीनिंग है ना। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ पानी ये कितना है 18 ग्राम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा, क्योंकि 1 मोल ही है। तो 1 मोल जो भी तुम लो, चाहे तुम पानी लो, चाहे नाइट्रोजन लो, चाहे कुछ भी लो, अगर क्वांटिटी 1 मोल है तो उसमें इतना ही मॉलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 18 ग्राम पानी में ये इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 18 ग्राम पानी कंटेन्स 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जो कि दिया हुआ है तुम्हें इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, लेकिन H2O में तुम्हें कैलकुलेट करना क्या है कि कितना एटम्स है, ये तुम्हें सवाल है पूछा है कि एटम्स कितना है। तो देखो H2O में कितना एटम्स रहता है, अगर हम पानी का सवाल करें कि H2O में कितना एटम्स रहता है, 3 ठो एटम रहता है, 2 ठो हाइड्रोजन और 1 ठो ऑक्सीजन, 3 ठो एटम रहता है। मतलब 18 ग्राम पानी में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और एक H2O मतलब क्या, 3 ठो एटम, एक H2O मतलब 3 ठो एटम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 18 ग्राम पानी मतलब कितना एटम होगा, इससे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना एटम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि H2O कंटेन्स 3 एटम्स, 3 ठो एटम रहता है पानी में। तो 18 ग्राम पानी में कितना एटम रहेगा, इससे हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। देयरफॉर 18 ग्राम पानी कंटेंस क्या, 3 ठो एटम है इसलिए 3, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि एवोगाड्रो नंबर वाला है, तो नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारा निकल जाएगा। तो 3 6 सर कितना आता है 18 × 10⁻23, जैसे है वैसे रखेंगे, इतना एटम्स रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसका हम लोग पढ़ते सी वाला, तो इसको कॉपी कर लो, थोड़ा पॉज करके वीडियो। ठीक है, हम लोग सी वाला जो लास्ट वाला सवाल है उसी को सॉल्व करेंगे। देखो जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, हर एक को सॉल्व करो। ठीक है, हम कुछ कुछ तुमको समझा देंगे ताकि टाइप और पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसा सवाल होने वाला है। ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल। अच्छा,
सी में देखो क्या दिया हुआ है, सी वाला सवाल है तुम्हारा, द नंबर ऑफ क्लोराइड्स आयन इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मतलब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम में कितना नंबर ऑफ क्लोराइड आयन रहेगा, यह है सवाल। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है पहले ये बताओ। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2, ये फॉर्मूला है कैल्शियम क्लोराइड के, ठीक है। तो इसका वजन देखो क्या दिया है 111 ग्राम, मतलब क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल CaCl2 का मास क्या होगा 111 ग्राम, जैसे तुम पानी वाला किए नाइट्रोजन वाला किए सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 इक्वल्स टू 111 ग्राम, ठीक है। क्योंकि तुम ये 11 ग्राम आएगा, तुम निकालो, देखो CaCl2 का निकालो तो समझ में आएगा। कैल्शियम का कितना होता है मास 40 और क्लोरीन का आता है 35.5, ठीक है। तो 2 है, मतलब 2 इंटू 35.5, तो ये 40 होगा, ये आएगा 71, तो ऐड करो, देखो ये 111 ही आता है, मतलब क्या हुआ ये 1 मोल का बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो हम लोग कैलकुलेशन किए ना, इसके लिए तुम्हें कैल्शियम का क्लोरीन का जानना पड़ेगा, और ये क्लास 9 से तुम लोग पढ़े हो कि कैल्शियम का कितना आता है, हाइड्रोजन का कितना आता है, नाइट्रोजन का कितना आता है, वो चार्ट था, उससे वो रखना होगा, नहीं तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो 111 ग्राम हो गया तुम्हारा 1 मोल एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का मास, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड में कितना क्लोराइड आयन रहेगा, कितना क्लोराइड आयन रहता है, मतलब जो CaCl2 है ना, इसमें कितना ये क्लोराइड आयन रहेगा, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो तुम पहले ये सोचो कि कैल्शियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कितना रहता है। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड बोले सिर्फ, तो कितना क्लोराइड आयन रहेगा, 2 क्लोराइड आयन रहेगा, Cl2 है, मतलब 2 क्लोराइड आयन रहेगा। मतलब कैल्शियम क्लोराइड अगर हम एक मॉलिक्यूल तुमको देंगे कि एक मॉलिक्यूल CaCl2 तुमको दिए हम, तो उसमें तुम क्या बोलोगे कि 2 क्लोरीन है, मतलब क्या एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोराइड आयन रहेगा, ठीक है। तो 111 में कितना रहेगा, जो कि इसका मास है, निकाल लो, मिल जाएगा तुमको कि कितना क्लोराइड आयन रहेगा। समझ में आ रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 कंटेन्स 2 क्लोराइड आयंस। एक मॉलिक्यूल CaCl2 में 2 क्लोराइड आयंस है, तो तुम्हारा कितना है CaCl2 111 ग्राम, तो तुम 111 ग्राम में निकाल लो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, निकल जाएगा तुम्हारा। देयरफॉर 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस CaCl2 कंटेन्स, क्या लिखेंगे कितना रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देने से निकल जाएगा मेरा, ठीक है। अच्छा, तो किससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 111 ग्राम तुम्हारा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मतलब क्या 1 मोल एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और 1 मोल में कितना रहेगा, इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। तो 2 अगर तुम 111 ग्राम में निकालोगे, जिसमें कि 1 मोल में 2 क्लोराइड आयन है, 1 मोल में अगर 2 क्लोराइड आयन है, तो कितना रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो निकल जाएगा तुम्हारा। तो 111 ग्राम में कितना रहेगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कितना तुम्हारा क्लोराइड एटम्स है या क्लोराइड आयन है। तो क्या करोगे, 12, 2 6 12, कितना होगा आयंस, क्लोराइड आयंस लिखो इसको, क्लोराइड आयंस इतना रहेगा 12 × 10⁻23। समझ में आ रहा है। तो ये है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है। अच्छा, चलो आते हैं नेक्स्ट और एक ठो न्यूमेरिकल में। अच्छा, नेक्स्ट चलो पेज नंबर 79। देखो पेज नंबर 79 में हम लोग देखो थोड़ा दूसरा टाइप का कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल 5 में देखो क्या है, क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालो और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास निकालो, ठीक है, तुम्हें निकालना होगा। तो देखो ऑक्सीजन एटम अगर हम पूछे कि ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तुम क्या बोलोगे, ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है। ऑक्सीजन मतलब ये, इसका ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे तो क्या होगा, या ग्राम मॉलिक्यूल, इसका ऑक्सीजन ये वाला है, ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना होगा
2 इंटू 16 2 है मतलब 32 ग्राम। तो ये डिफरेंस समझो पहले कि ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास होगा 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम है इसलिए ग्राम एटॉमिक मास होगा। और ऑक्सीजन O2 मतलब ये मॉलिक्यूल हो गया, कॉम्बाइन हो गया तो ऑक्सीजन एटम मतलब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो इसका तुम्हारा क्या होगा 32 ग्राम। तो ये समझ में आया। तो ऑक्सीजन एटम का अगर ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना एटम रहेगा, नंबर ऑफ एटम कितना रहेगा, वो एवोगाड्रो नंबर वाला उतना रहेगा। समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखो कितना एटम्स रहेगा उसको पहले लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, इसको ऑक्सीजन एटम्स करो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन कितना निकाले एटॉमिक मास 16, इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा, एवोगाड्रो नंबर वाला रहेगा मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इतना एटम्स रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो एक एटम का मास कितना होगा, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब क्या 16 ठो एटम है, 16 ठो ऑक्सीजन अगर एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा उसमें 16 ग्राम में इतना एटम्स रहेगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि इतना एटम्स का वजन कितना है 16 ग्राम। तुम घुमा के इसको बोलो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतना एटम्स रहता है, मतलब क्या हुआ इतना एटम्स का मास है 16 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा एक एटम का मास, वही तो पूछा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, डिवाइड कर देने से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्या होगा 16 बाई एक एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा रिड्यूस करके भी लिख सकते हो। इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2.657 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, क्योंकि 10⁻23 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका जो साइन है ये माइनस हो जाएगा। और हम लोग ये वाला सिर्फ कैलकुलेट किए, ये आएगा 2.657। तुम चाहते हो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2.657 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक एटम का मास तुम्हारा। अच्छा, हम लोग देखेंगे ये ए वाला पहला वाला सवाल था। अब बी वाला बाद वाला जो दिया हुआ है, देखो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास निकालना होगा। तो एक मॉलिक्यूल जहाँ हो जाएगा तुम्हारा ये 16 ग्राम की जगह क्या आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा ना। तो तुम लोग क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू इतना लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कितना होगा 32 से डिवाइड हो जाएगा, जैसा पहले किए सेम होगा, सिर्फ 16 ग्राम की जगह 32 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा 32 ग्राम होगा। मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितना होगा 32 ग्राम ऑक्सीजन में इतना होगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल्स है, वो एवोगाड्रो नंबर वाला मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो अगर इतना मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा, इतना मॉलिक्यूल्स का मास होगा कितना 32 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लो, वही तो चाहिए तुमको। लिखो देयरफॉर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना होगा 32 बाई ये होगा 6.023 इंटू 10⁻23 इतना ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये भी सेम 10⁻23 को ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना होगा माइनस हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करोगे, इसको डिवाइड करोगे, जैसे डिवाइड करते हो तुम लोग, ये आएगा तुम्हारा 5.314। मतलब ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया। तो इस तरीके से ये सब सॉल्व होगा, ये बहुत ही ईजी है। तो याद रखो कि ये ऑक्सीजन से तुमको दिया हुआ है, ये दूसरा एटम भी दे सकता है। तो अगर जैसा हम लोग ऑक्सीजन किए वैसे ही करेंगे। अगर एटॉमिक तुमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा तो कैसे निकालें, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। ऐसे अगर दूसरा कोई एटम देगा तो उसका तुम एटॉमिक मास लोगे, उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ये सब। अच्छा, उसके बाद एकदम पेज नंबर 80 में चले आओ। देखो 2 थ्योरी तुम्हें दिया हुआ है, क्या लिखा है देखो
एक थ्योरी पार्ट है, क्या लिखा है, वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी क्या है और उसका रिलेशन क्या है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से। तो पहला देखो दिया हुआ है रिलेटिव वेपर डेंसिटी क्या है, ये डेफिनेशन देखो लिखा हुआ है, द रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, जिसको वेपर डेंसिटी भी बोला जाता है। मतलब जो वेपर डेंसिटी है वही तुम्हारा रिलेटिव वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी ये क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और रिलेटिव वेपर डेंसिटी, रिलेटिव वेपर डेंसिटी, इसका दूसरा नाम वेपर भी है। ये क्या देखो डिफिनेशन बुक में दिया हुआ है, क्या है, द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस और वेपर एंड हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोला जाएगा वेपर डेंसिटी, रिलेटिव वेपर डेंसिटी। रिलेटिव मतलब क्या, यहाँ पे कोई दूसरा एक गैस है जिसके साथ रिलेट किया गया है, मतलब कोई एक सब्सटेंस, कोई एक गैस है और दूसरा भी एक गैस है, तो उस गैस का तुम वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करोगे दूसरे वाले गैस का वेपर डेंसिटी के साथ रिलेट करके। तो यहाँ पे दूसरा वाला गैस क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब ये वेपर, रिलेटिव वेपर डेंसिटी हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों जो गैस है, मतलब जो गिवन गैस है तुमको दिया रहेगा वो वाला और हाइड्रोजन वाला, क्योंकि उसके साथ तुम रिलेट कर रहे हो, तो दोनों का जो मास है दोनों का रेशियो लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ इक्वल वॉल्यूम, दोनों गैस का ही इक्वल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। मतलब दोनों गैस का इक्वल वॉल्यूम का जो मास का रेशियो है सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर में और प्रेशर में, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिलेटिव वेपर डेंसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल वॉल्यूम उनको लिखना पड़ेगा और जो कंडीशन है सेम टेम्परेचर और प्रेशर ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन अगर मेंटेन करोगे तभी होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेपर डेंसिटी, वीपी मत वीडी, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी। तो ये रेशियो है दोनों गैस जिसका इक्वल वॉल्यूम और मास, मास का रेशियो होगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ मास का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मास ऑफ वॉल्यूम V, मान लो उस गैस का वॉल्यूम V है, तो मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस। ये सिमिलर कंडीशन मतलब क्या, वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जो लिखा हुआ था, जो बोले हम सिमिलर कंडीशन मतलब क्या, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मास ऑफ वॉल्यूम, मान लो वॉल्यूम भी है उस गैस का, मास ऑफ वॉल्यूम भी ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशन, और नीचे क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या लेंगे, उसका वॉल्यूम भी हम लोग भी लेंगे, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम तुमको लेना पड़ेगा, वही कंडीशन था, इक्वल वॉल्यूम होगा। तो अगर तुम्हारा उस गैस का वॉल्यूम अगर V है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी V होगा, ये भी V होगा ऑफ द हाइड्रोजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस। हाइड्रोजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस, दोनों जो गैस है, दोनों गैस का इक्वल वॉल्यूम का जो मास का रेशियो होगा सिमिलर कंडीशन में, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में, उसी को बोला जाएगा रिलेटिव वेपर डेंसिटी। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ है क्या, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मे बी सब्सटीट्यूटेड बाय मॉलिक्यूल्स। मतलब सेम टेम्परेचर अगर और प्रेशर है तो वॉल्यूम को तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे रिप्लेस करोगे, जैसे हम लोग पीछे डिस्कस किया था ना, अगले वाला थोड़ा देर पहले और पिछले वाले वीडियो में, कि एक मोल हम कॉन्सेप्ट लिए थे या एक मॉलिक्यूल का वाला कॉन्सेप्ट लिए थे। तो देखो ऊपर रेशियो क्या है, मास ऑफ V ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशन, और नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन का। मतलब दोनों गैस का ही तुम्हारा वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर प्रेशर दोनों सेम है। तो टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम रहता है तो उसको तुम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर सकते हो। ये एवोगाड्रो का लॉ था, पढ़ाए थे पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से ये भी लिख सकते हैं, हम लोग सिर्फ रिप्लेस कर देंगे मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऊपर होगा, जो गैस है ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा, क्योंकि तुम मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर सकते हो एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो, अगर दोनों तुम इक्वल वॉल्यूम लिए हो तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर, और नीचे वही लिखेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन हो जाएगा ये, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस और वेपर, ये उसी को लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस और वेपर। ठीक है, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन में कितना एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये भी लिख सकते हो। तुम ऑक्सीजन वाला नहीं लोगे,
तो हाइड्रोजन में कितना एटम रहता है? 2 ठो एटम रहता है। तो यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो, मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में तो 2 ठो एटम रहता है, तो उसका मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, रिलेटिव वेपर डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो नीचे जो हम लोग 2 एटम हाइड्रोजन का ये लिखे ना, मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजनों का मास कितना होता है? 2 होता है। ध्यान से सुनो, 2 हाइड्रोजनों का मास कितना होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब क्या, H2। तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1 है। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 2 होगा। तो नीचे तुम 2 लिख सकते हो, 2 हाइड्रोजन एटम का मास, ये 2 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक से सुनो, 2 से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ से तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ 2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ 2 अगर मल्टीप्लाई करो तो 2, और यहाँ पे 2 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 हो जाएगा ना। अभी भी बताया कि हाइड्रोजन का 2 एटम का मास कितना होता है? 2 होता है। तो ये 2 और ये 2 घट जाएगा अगर 2 मल्टीप्लाई किए तो। ठीक है, तो क्या रहेगा, ऊपर ये वाला रहेगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को तुम मास से भी रिप्लेस कर सकते हो, मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी रिप्लेस कर सकते हो। ऊपर क्या रहेगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर, और नीचे क्या रहेगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये जैसा है वैसे रहेगा, 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी। 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी क्या होगा, देखो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यह तुम क्या लिखे, एक मॉलिक्यूल का मास और एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो मास, उसका रेशियो है। मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस का तुम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, है ना। क्योंकि रिलेटिव क्यों होगा, क्योंकि तुम हाइड्रोजन के साथ रेशियो निकाले ना। देखो, हाइड्रोजन का एक एटम का मास नीचे है और ऊपर क्या है, जो भी तुम गैस लोगे उसका एक मॉलिक्यूल का मास। मतलब क्या हुआ, उस गैस का एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको तुम रिलेट कर रहे हो हाइड्रोजन का एक एटम का मास के साथ। मतलब क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ में आ रहा है उस गैस का? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस और वेपर, जो भी तुम गैस लिया और जो भी वेपर लिया उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इक्वल होगा 2 इंटू रिलेटिव डेंसिटी। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको याद रखोगे, और ये 2 तो याद रखना ही होगा। मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग क्या लिखेंगे, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या लिखेंगे कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस और वेपर इज द ट्वाइस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि देखो रिलेटिव डेंसिटी 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए ट्वाइस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 2 से मल्टीप्लाई है, यही लिखेंगे। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी गैस का अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तुम निकालोगे तो रिलेटिव डेंसिटी से, रिलेटिव वेपर डेंसिटी से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ ये थ्योरी पार्ट थोड़ा सा। तो इसके ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो हम लोग कराएंगे इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल। देखो पैटर्न समझ में आएगा तो बाकी एग्जाम्पल भी कर पाओगे। देखो चलो, तो हम लोग कौन सा वाला न्यूमेरिकल करेंगे। देखो सवाल नंबर 11, मतलब एग्जाम्पल 11 नहीं, एग्जाम्पल 12 वाला देखो, एग्जाम्पल 12 उसी पेज में देखो, एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 वाला देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इफ 360 सेंटीमीटर टू द पावर 3 एट एचटीपी वेज 0.45 ग्राम जो दिया हुआ है। मतलब तुम्हें ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। अच्छा, बी वाला पूछा है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये यहाँ पे तुम्हें एचटीपी दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है। मतलब एचटीपी में अगर तुम कोई भी मास निकालोगे तो उसका मास कितना होगा एचटीपी में, इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास से इक्वल होगा। क्योंकि एचटीपी वाला हम पढ़ाए थे। तो एचटीपी मतलब क्या, 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना होगा एचटीपी में 22.4 लीटर होता है कोई भी गैस का। मतलब एचटीपी में कोई भी एक गैस का तुम मास निकालोगे तो 22.4 लीटर गैस का मास उससे इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एचटीपी दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं कि द मास ऑफ
22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये किससे इक्वल होगा? इज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उस गैस का जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा उससे इक्वल होगा ये 22.4 लीटर गैस का मास, क्योंकि तुम STP क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 22.4 लीटर तो आएगा ही। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो देखो तुम्हें सवाल नंबर ए में क्या दिया है। सवाल नंबर ए में दिया है कि नाइट्रोजन का अगर तुमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है 360 सेंटीमीटर टू द पावर 3 STP में, अगर उसका वजन तुम्हारा है 0.45 ग्राम। ठीक है, तो 360 सेंटीमीटर टू द पावर 3 नाइट्रोजन मतलब क्या? वहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है ना 360 सेंटीमीटर टू द पावर 3, तो यूनिट देखो वहाँ पे क्या दिया है, सेंटीमीटर टू द पावर 3 दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा यूनिट क्या है? 22.4 लीटर है। तो हम लोग पढ़ाए थे STP में और करके पढ़ाए थे ना कि 22.4 लीटर होता है, 22.400 सेंटीमीटर टू द पावर 3 होता है, उसके बाद 22.4 डेसीमीटर टू द पावर 3 भी होता है, और करके पढ़ाए थे। ठीक है, तो वो जगह थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 360 सेंटीमीटर टू द पावर 3 ऑफ नाइट्रोजन को निकालना पड़ेगा STP में, जिसका वजन तुम्हें दिया हुआ है क्या? 0.45 ग्राम। ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये तुम्हें सेंटीमीटर टू द पावर 3 में दिया हुआ है तो इसको भी तुम्हें सेंटीमीटर टू द पावर 3 करना पड़ेगा। तो 22.4 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर टू द पावर 3? देखना वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे 22400 सेंटीमीटर टू द पावर 3, 22.4 लीटर मतलब। देखना उसमें हम लोग पढ़ाए थे, ऑर्डर करके बहुत सारा वैल्यू पढ़ाए थे STP में। थोड़ा बैक करके देख लेना कि 22.4 लीटर मतलब 22400 सेंटीमीटर टू द पावर 3 है। मतलब क्या हुआ, इतना नाइट्रोजन गैस का वजन कितना होगा? इतना नाइट्रोजन गैस विल वे कितना होगा, इसका वजन कितना होगा? देखो अगर 0.45 का वजन इतना है, 360 है, मतलब 0.45 ग्राम वजन STP में कितना है? 360। इसको थोड़ा न्यूमेरिकल में तुमको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होगा कि 0.45 ग्राम का तुमने दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर टू द पावर 3, तो एक का कितना होगा? कम होगा 360 बाई 0.45। ये तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको घुमा के लिखो कि 360 सेंटीमीटर टू द पावर 3 नाइट्रोजन गैस का वजन होगा 0.45 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर टू द पावर 3 का कितना होगा? 0.45 बाई 360। और तुम निकालना चाहते हो कितना? 22.44, मतलब इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 0.45 इंटू 360 इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा? 22400, कितना हो जाएगा? इतना ग्राम होगा। ध्यान से देखना, हम लोग क्या किए, 360 सेंटीमीटर टू द पावर 3 का वजन दिया 0.45 ग्राम, तो एक का कितना होगा? घटेगा। ठीक है, तुम निकालना कितना चाहते हो? 22400 का निकालना चाहते हो तो 2240 का कितना होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.45 बाई 360 इंटू 22400, देखो वही किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ? तो इसको कैलकुलेट करके निकाल लो कि कितना आएगा। देखो डेसिमल को हटाओ तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। 0000 हटाओ। ठीक है, 5 से रिड्यूस करो, 5 9 45, 5 से रिड्यूस करो, 9 से करो 8, 8 से करो 28, मतलब 28 ग्राम आएगा। ये हो जाएगा आंसर, 28 ग्राम। ठीक है, आया समझ में ए वाला? अच्छा, बी वाला देखो। बी वाला क्या पूछा है? बी वाला पूछा है कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालना होगा पानी का 4.5 ग्राम पानी में। 4.5 ग्राम पानी में कितना नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल है? ठीक है, तो देखो अगर तुमको ग्राम मॉलिक्यूल निकालना होगा तो उसको एक फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, कोई भी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? पानी दिया हुआ है इसलिए ऊपर पानी लिखेंगे, पानी का मास होगा मास इन ग्राम, पानी का जितना मास दिया हुआ है ग्राम में, मास इन ग्राम्स ऑफ वाटर, पानी का जितना मास दिया हुआ है ग्राम में, और नीचे क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूल मास होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ये तुम्हारा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है, इसको लिख लो। ठीक है, तो तुम्हें मास कितना दिया है पानी में? पानी का मास कितना दिया हुआ है? 4.5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है पानी का? 18। वो जो निकालते हैं ना H2O में पानी का निकालते हैं ना, 2 हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 ऐसे करके, तो वो तुम्हारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम। अब इसको सॉल्व करो, देखो डेसिमल को हटाओगे तो 45/180 आएगा, 5 से रिड्यूस करो मतलब 1/4, तो रेशियो है तो मतलब यूनिट नहीं होगा। डेसिमल में करोगे तो क्या होगा? 0.25,
ठीक है, मतलब तुम क्या लिखोगे कि 4.5 ग्राम अगर पानी है उसमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कितना होगा, 0.25 ग्राम होगा। यहाँ पे तुम यूनिट नहीं डालोगे क्योंकि ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तुम लिखोगे स्टेटमेंट जब लिखोगे तब यहाँ पे 0.25 ग्राम लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे क्या, स्टेटमेंट क्या होगा तुम्हारा कि कितना ग्राम मॉलिक्यूल्स रहेगा, पानी 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, ये लिखोगे, लिख लेना स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तुम लोग का हम फॉर्मूला थोड़ा और फॉर्मूला दिया हुआ है, अपना लास्ट पेज ओपन करो, पेज नंबर 83 देखना, उसमें देखना कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके दिया हुआ है, पेज नंबर 83 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला करके जाओगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 83 में देखना दिया हुआ है, लास्ट में एक्सरसाइज से पहले एक चेक बॉक्स करके फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें पढ़ के जाओगे वो वाला। देखो वहाँ पे दिया हुआ है मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर मोल को तुम निकालोगे वॉल्यूम के टर्म में वो क्या होगा, मास ऑफ एक एटम का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक मास बाई वो सब दिया हुआ है, देखना, तो वो पढ़ के जाओगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पार्ट खत्म हो गया, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगा। थैंक यू।